साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो जेटेट और सीटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए हम लोगों को मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। तो आज देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस सब पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, इस पे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। जब हम लोग मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यह जो शब्द निकल के आता है मन एवं विज्ञान, हम लोग मन को तो समझ पाते हैं कि हमारी एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी मानसिक बौद्धिक क्षमता जिसके आधार पर हम चिंतन करते हैं। और विज्ञान वैसा किसी भी विषय को विज्ञान के श्रेणी में तब रखा जाता है जब उसमें कुछ चीजें, कुछ विशेषताएं विज्ञान वाली दिखे। जैसे में उस पर प्रयोग किया जा सके, दूसरा उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके, उसका विशिष्टता के आधार पर अध्ययन किया जा सके, और वह अपने आप में जो विज्ञान है, जो विषय है, वो अपने विषय के अंदर से महत्वपूर्ण तथ्यों को निकाल करके क्रमबद्ध बना सके और उसकी गहराई में अध्ययन किया जा सके, तो उसे हम लोग विज्ञान के संदर्भ में रखते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग मनोविज्ञान की बात करें तो जब मनोविज्ञान की बात आती है, इसके नेचर की बात आती है, तो ये बात कही जाती है कि क्या विज्ञान, क्या मनोविज्ञान कला है या विज्ञान है। तो जब ये बातें निकल करके आती हैं कि क्या मनोविज्ञान कला है या विज्ञान है, तो सबसे पहले कहा जाता है, पहला ऑप्शन होता है कि क्या मनोविज्ञान कला है। तो ये कहा जाता है कि हाँ, मनोविज्ञान एक कला है। इसलिए कला है क्योंकि यह जो है विज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उसका मुख्य तत्व नहीं है, मुख्य हिस्सा नहीं है जिसके परिणाम एक जैसे ही आते हों। फिर कहा जाता है कि मनोविज्ञान क्योंकि मनुष्य के मन पर आधारित है, इसलिए इसका अध्ययन जो है वो सामाजिक तौर पे और मनोवैज्ञानिक तौर पे किया जा सकता है। इसके लिए आप किसी एक अस्थायी प्रयोगशाला जिसमें आप प्राकृतिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं, वैसा आप इसमें नहीं कर सकते। तो ये बातें आती हैं, तो ऐसे कुछ लक्षणों को देख करके लगता है कि मनोविज्ञान एक कला है। लेकिन जब बात आती है, जब विज्ञान के विशेषताओं के आधार पर हम मनोविज्ञान को तोलते हैं, देखते हैं, तो वहां पे समझ में आता है कि मनोविज्ञान जो है वह विज्ञान का अंश है। इसलिए विज्ञान का भी उसमें विशेषताएं दिखती हैं, क्योंकि किसी भी विषय को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि यह विज्ञान का भाग है, और उसकी विशेषताओं के आधार पर हम उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो जब विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान यहाँ पे दो प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, जब इसे जानना होगा। एक होगा प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होगा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सभी विषयों को आप रखते हैं, जिसके आप एक प्रयोगशाला है और जहां आप उसके टेस्ट करते हैं, उसे प्रयोग करते हैं, तो परिणाम समरूप आते हैं, एक जैसे आते हैं। वही सामाजिक विज्ञान व्यक्ति पर आधारित होता है, एक समाज पर आधारित होता है। तो सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय आएंगे, तो जो भी विषय आएंगे वो सभी विषय के जो परिणाम होंगे वो व्यक्ति के बदलते व्यवहार के अनुसार, उसकी समायोजन क्षमता के अनुसार, उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते दिखाई देंगे आपको। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है, मतलब वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों, उनकी स्थितियों पर आधारित है। इसलिए सामाजिक विज्ञान जो है वह समाज पर आधारित है, और सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला समाज है, उसका प्रयोग हम लोग समाज में जाकर के कर सकते हैं। उसी का एक आधार है। हम लोग देखते हैं, अगर मनोविज्ञान के संदर्भ में जानते हैं तो मनोविज्ञान को कहा जाता है कि यह पहले दर्शन का भाग था, बाद में यह धीरे धीरे जो है वह एक अलग विषय के रूप में, साइकोलॉजी एक विषय के रूप में आया। तो चलिए हम इसके गहराई में ज्यादा ना जाकर के हम लोग सिर्फ ये समझने का प्रयास किए कि क्योंकि यह भी एक विज्ञान है, जैसे सामाजिक विज्ञान विज्ञान है, उसी तरह मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है। जब हम लोग मनोविज्ञान को देखते हैं तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग आज जो प्रकरण देख रहे हैं, इसमें
हम मनोविज्ञान के विकास के क्रमिक जो क्रमबद्ध जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसका अवलोकन हम लोग करेंगे। कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र का अंग पहले मनोविज्ञान माना जाता था। मनोविज्ञान जो था वो पहले दर्शन शास्त्र का भाग था। दर्शन शास्त्र का भाग था मनोविज्ञान। इसके बाद जब मनोविज्ञान उससे अलग हुआ तो कहा गया कि आत्मा का विज्ञान रहा। इसके बाद आत्मा के विज्ञान के बाद इसका रूप परिवर्तित हुआ तो इसे फिर कहा गया कि मस्तिष्क के विज्ञान है। सॉरी, मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद इसे फिर परिवर्तित हुआ तो बोला गया चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। इसके बाद इसकी नई पीढ़ी जो आई तो बोला गया कि वह व्यवहार का विज्ञान है। यह व्यवहार का विज्ञान है। आज हम लोग इसे व्यवहार के विज्ञान के संदर्भ में ही देख रहे हैं। हाँ, भले इसके पक्ष अलग अलग हो गए हैं तो इसको हम लोग देखेंगे आगे कि इसके पक्ष कौन कौन से अलग हुए हैं। तो कैसे हुआ? पहले दर्शन शास्त्र का भाग था मनोविज्ञान, उसके बाद मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। मनोविज्ञान एक अलग विषय निकल करके आया। इसके बाद इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर इसे मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया और फिर इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान मनोविज्ञान की जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो कई रूपों में परिवर्तित हुआ और आज आकर के अभी के समय में व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में है। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इस पर और शोध करें और आपको निकल करके आए कि व्यवहार के बाद भी कोई मनोविज्ञान कोई और भाग है जो व्यवहार के बाद भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि यही खासियत है शिक्षा की कि वो समय समय पर प्रयोग के अनुसार उसके अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं। इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि व्यवहार का मनोविज्ञान ही शाश्वत सत्य है, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मनोविज्ञान के क्रमिक विकास का अगर प्रस्तुतिकरण करें तो वुडवर्थ नाम आप लोगों ने सुना होगा। वुडवर्थ को इसका श्रेय जाता है कि इसका प्रस्तुतिकरण इसके फाउंडर वुडवर्थ हैं। इनके कथन से अधिक स्पष्ट होता है जिसमें इन्होंने साहित्यिक भाषा में कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। अपनी आत्मा का त्याग किया। इसके बाद फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया। फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया। मन मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद उसने अपनी चेतना, इसके बाद उसने अपनी चेतना का त्याग आज वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। आज वह व्यवहार की विधि को
स्वीकार करता है। ये कथन है वुडवर्थ का। तो पहले इसने क्या किया, अपने आत्मा त्यागी, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना, आज वह व्यवहार के साथ खड़ा है, आज व्यवहारिक विधियों का प्रयोग मनोविज्ञान कर रहा है। इस प्रकार से वुडवर्थ ने अपने सिद्धांत में इन बातों को कहा। ऐसे तो मनोविज्ञान के जन्म के संबंध में यह कथन भी गलत नहीं है कि मानव के विकास के साथ साथ मनोविज्ञान का विकास हुआ, क्योंकि अगर हम उसके मन का विज्ञान भी माने अगर शुरुआत से, तो ये कहा जा सकता है आत्मा के विज्ञान भी माने, चेतना का विज्ञान भी माने। तो यानी कि जब मानव रहा तो उसके पास जरूर मन रहा, और मन को समझने जानने के लिए उसके लिए मनोविज्ञान का विकास हुआ। परंतु प्रारंभ में उसकी गति धीमी थी, समय के साथ साथ गति में त्वरण होता चला गया। हमारे ऋषियों ने और बहुत सारे शिक्षाविदों ने वेद शास्त्रों में जिन सूत्रों को प्रस्तुत किया है वे मनोविज्ञान से बहुत कुछ संबंधित रहे हैं, परंतु एक अलग विषय के रूप में मनोविज्ञान बहुत नया नहीं है। मनोविज्ञान का संक्षिप्त विवरण हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जिसमें पहला है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जिसे हम लोग समझते हैं, जिसमें हम लोग सुकरात अरस्तु की बात करते हैं। सुकरात के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य प्लेटो थे। तो हम लोग यहां जब इसका अध्ययन करते हैं, तो अरस्तु के समय में मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में जन्म लिया। यहां पे एक भूल सुधार है कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। एक्चुअली क्रमबद्ध करने में मुझे थोड़ा भूल हो गई थी। तो अरस्तु के समय में मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे मनोविज्ञान ने अपने आप को दर्शन से अलग कर लिया, पृथक कर लिया। इस बात को हम लोग गैरिट के साइकोलॉजी में देखने को लिए मिलता है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से होता है। साइकी तथा लोगस से होता है। तो किन शब्दों से होता है? ये कौन से शब्द हैं? यूनानी शब्द हैं। यूनानी शब्द हैं जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। वही हम लोग जब एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन के बाद में एडुकेटम, एडुशियर, एडुकेयर, तो वहां पे हम लोग को मिलता है कि वो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग जब उत्पत्ति की बात देखते हैं इंग्लिश के शब्दों का, जैसे साइकोलॉजी का, इससे आया है साइकोलॉजी, आया साइको प्लस लोगस से यूनानी शब्द है। वही एडुकेटम, एडुकेयर, एडुशियर ये निकल के आता है लैटिन वर्ड से। वहीं आप डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, डेमोस प्लस क्रिटिया, वो निकल के आता है ग्रीक वर्ड से। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे निकल करके इंग्लिश के शब्द आए हैं। तो ये निकल करके आता है दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगस, जिनका अर्थ क्रमशः आत्मा तथा अध्ययन है। जिसका मतलब है साइकी मतलब आत्मा, और इसका मतलब हो गया अध्ययन या शास्त्र। ये दो बातें निकल करके लोगस से आती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन, अगर हम इसको जोड़ लें तो कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, या आत्मा का शास्त्र ही साइकोलॉजी है। तो इसीलिए शुरुआत में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो कहा गया था कि आत्मा से शुरू हुई थी। तो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान का मतलब यहीं से निकल करके आता है, क्योंकि ये अंग्रेजी का अपना शब्द नहीं है, यह आया है निकल करके
यूनानी से, साइकी प्लस लोगस से। तो जिसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का ज्ञान। तो इस प्रकार प्रारंभ में साइकोलॉजी का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक जो रहे, उनमें कौन कौन रहे वो देख लीजिए। उसमें रहे प्रमुख दार्शनिक जो आत्मा के विज्ञान को मानते हैं। उसमें रहे प्लेटो, अरस्तु, इसके अलावा डेकार्ट, ये तीनों जो रहे, इसके अलावा भी कुछ रहे, ये दार्शनिक जो प्रमुख दार्शनिक है ये आत्मा के विज्ञान के समर्थक हैं, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आत्मा के अस्तित्व और उसकी प्रामाणिकता पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगते रहे। देखिए, विज्ञान की और ज्ञान की और शिक्षा की यही खूबसूरती है कि आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, आप पाखंड पे, अंधविश्वास पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन करेंगे तो भावनाएं आहत होंगी और उसके परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन बात जहां विज्ञान, शिक्षा, इन सबों की रहेगी, वहां पे प्रश्न बनते हैं। और जो आदमी अपना सिद्धांत देता है या जिसे मानता है, वो बिल्कुल कहता है कि यह संभावना है कि भविष्य में इसे खारिज किया जा सकता है। इसलिए उसे खारिज होने के से लेकर के उसे कोई अहित नहीं होता। इसे नहीं होता कि मेरा जो कहा गया है वही हमेशा सत्य होगा। हाँ, जो शोध उन्होंने किया है वो पहले की तुलना में नया है, हो सकता है इसके बाद भी शोध आए। इसीलिए मैंने कहा कि व्यवहार का मनोविज्ञान जो आज हम कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि वही रह जाएगा। आने वाले में समय में हो सकता है इसमें भी कुछ परिवर्तन हो, समय लगेगा, ऐसा होता है। तो प्रामाणिकता के प्रश्न है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, इसमें बराबर प्रश्न उठने लगे। और यह हुआ कि प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों चाहिए, यानी कि उसका हमें प्रमाण भी चाहिए, प्रत्यक्ष भी चाहिए। इसका उत्तर नहीं मिला, आज तक इसका उत्तर नहीं मिला है। प्रत्यक्ष और प्रमाण इसका आज तक नहीं मिले हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह स्वरूप जो अस्वीकार कर लिया गया। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को खारिज किया गया। आत्मा के विज्ञान को नकारा गया या अस्वीकार किया गया कि ऐसा नहीं मानते कि यह आत्मा ऐसी नहीं है जिसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो, इसलिए ये इसका विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो जब हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग आगे देखेंगे मस्तिष्क का विज्ञान। या इसी को बोला जाता है मन का विज्ञान। आप मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसे बोल सकते हैं, साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान। जब 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार किया गया, नकारा गया, माना गया कि आत्मा का कोई प्रमाण या वो प्रत्यक्ष नहीं है, इससे उस पर अध्ययन करना मुश्किल है, इसीलिए ये आत्मा का विज्ञान नहीं कहा जाएगा। हाँ, मस्तिष्क इसके संदर्भ में काम करता है, इसलिए मस्तिष्क का विज्ञान माना जाएगा। तो 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया।
मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी इसके लिए इटली के मनोवैज्ञानिक नाम इनका पोम्पोनाजी। पोम्पोनाजी इन्हें मस्तिष्क के मनोविज्ञान का फाउंडर या प्रतिपादक माना जाता है, यानी कि इन्हीं का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है मस्तिष्क के मनोविज्ञान के संदर्भ में। आत्मा की तरह मन की प्रकृति व स्वरूप भी निश्चित नहीं किया जा सका। जिस प्रकार आत्मा के प्रत्यक्ष और प्रमाण को नहीं साबित किया जा सका, इसी प्रकार मस्तिष्क को भी या मन की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं किया जा सकता था। इसलिए मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को विद्वानों का सहयोग नहीं मिला। इसे मान लिया गया कि यह मस्तिष्क का विज्ञान तो नहीं हो सकता। फिर इसका तीसरा जो स्टेज आता है वह होता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना का विज्ञान। मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पर्याप्त सहयोग जब नहीं मिला तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में इसको कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में। आत्मा 16वीं शताब्दी में, मन 17वीं में और चेतना 19वीं शताब्दी में। तो इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वाइब्स नाम था उनका, और इनके साथ समर्थक थे वाइब्स। इनके साथ जो समर्थक थे विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम वुंट रहे। फिर इसके बाद जेम्स सोली, तो विलियम जेम्स ने, ये इसके समर्थक थे चेतना के मनोविज्ञान। कौन कौन थे? वाइस थे, विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट रहे, विलियम वुंट रहे, जेम्स सेली रहे। ये रहे। इसमें प्रमुख जो थे वो विलियम जेम्स, इन्होंने 1892 में मनोविज्ञान को परिभाषित किया। 1892 में मनोविज्ञान को परिभाषित किया।
मनोविज्ञान को परिभाषित किया। क्या कहा इन्होंने, चलिए इसको देखते हैं। तो इन्होंने जो परिभाषित किया वो इस प्रकार किया। विलियम जेम्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है, यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है, कि यह चेतना का विभिन्न अवस्था, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या करती है, व्याख्या करती है। ये विलियम जेम्स ने कहा। तो कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा ये इसलिए माना गया है क्योंकि यह चेतना के विभिन्न अवस्थाओं का, जो चेतना है उनकी जितनी अवस्थाएं हैं उन सबका वर्णन और व्याख्या करता है, इसलिए इसे चेतना का मनोविज्ञान, चेतना का विज्ञान माना जा सकता है। बाद में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि चेतना एक अपूर्ण शब्द है, और मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि चेतना एक अपूर्ण शब्द है, ये अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, स्पष्ट नहीं है चेतना क्या है, अपूर्ण शब्द है। मैकडूगल ने तो चेतना को बुरा शब्द कह दिया, तथा चेतन मन के अतिरिक्त अर्धचेतन और अचेतन मन भी होते हैं। जब ये बात कही गई थी कि चेतना में चेतन और अचेतन, चेतन मन और अर्धचेतन मन तथा अचेतन मन होते हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि आखिर में चेतना है क्या। इस बात को अगर आप देखेंगे तो सिगमंड फ्राइड के हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग इसको बेहतर तरीके से देखेंगे कि चेतन मन क्या है, अर्धचेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है। तो ये मिलता है जो कि मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी मनुष्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और चेतन मन में मनुष्य तो कार्य करता ही है। तो मनोविज्ञान में शारीरिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, अतः मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना उचित नहीं है। किसने कहा? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा चेतन मन, अर्धचेतन मन एवं अचेतन मन भी इसके भाग हैं, क्योंकि चेतन के ही, इसलिए यह सही नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना उचित नहीं है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है।
विलियम जेम्स के जो चेतना का विज्ञान था उसे खारिज कर दिया मैकडूगल ने। इसके बाद इसका जो चौथा जो रूप आया वो आया व्यवहार एवं अनुभूति का मनोविज्ञान। व्यवहार एवं अनुभूति का मनोविज्ञान। जब व्यवहार एवं अनुभूति के मनोविज्ञान को देखेंगे तो इसमें आया कि देखिए जो व्यक्ति सीखता है वो करके सीखता है, देखकर सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है और उसे अपने चिंतन मन से सीखता है। वो कुछ सोचता भी है, कुछ सृजनात्मक कार्यों को करता भी है, इससे भी वो सीखता है। तो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा। व्यवहार का मनोविज्ञान, इसे व्यवहार का मनोविज्ञान माना। इस काल में यानी कि 20वीं शताब्दी में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने विज्ञान की परिभाषाएं व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में दी। तो उन परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। उसमें पहले नाम आता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। वुडवर्थ ने यहां पे बता दिया कि मनोविज्ञान जो है वो जो वातावरण में व्यक्ति रहता है वह वातावरण उसे प्रभावित करता है और व्यक्ति उसके अनुसार क्रियाएं करता है। इसलिए व्यवहार का मनोविज्ञान एवं अनुभूति का मनोविज्ञान इसे कहा जा सकता है। दूसरी परिभाषा जो है गैरिसन देते हैं। गैरिसन एवं अन्य, जब ये गैरिसन शोध कर रहे थे तो इनके उनके मित्र थे। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। मतलब जो व्यक्ति है वह ऑब्जर्व करता है, देखता है, सीखता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। ये कहना है गैरिसन का। मन क्या बोलते हैं? मन नहीं, मन एक साइकोलॉजिस्ट है जैसे गैरिसन है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है।
मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। वैज्ञानिक खोज से है। इसके अलावा क्रो एवं क्रो, दो क्रो हैं, इन्होंने जो शोध किया वो बताते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंधों का अध्ययन है। तो हम लोग जब इन परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें मिलता है कि मानव मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहार और मानव जिस वातावरण में रहता है उससे प्रभावित होता है, उससे संबंधित क्रियाएं उसे प्रभावित करती हैं, और मानव जो है दूसरे कार्यों के, दूसरे लोगों को देख करके सीख करके भी कार्य करता है, वैसा व्यवहार करता है। यानी कि मानव का जो व्यवहार होता है वो दूसरों पर भी निर्भर करता है। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में मन बोलते हैं कि मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से संबंध है मनोविज्ञान का, कि मानव क्या व्यवहार कर रहा है, एक वैज्ञानिक खोज है। क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो मानव का जो व्यवहार है और मानव का जो संबंध है उसके अध्ययन के बारे में बताते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो इसके अतिरिक्त कुछ और जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इसके संदर्भ में क्या कहते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जैसे स्किनर हो गए और कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें हो गए C.E. स्किनर, स्किनर के नाम से हम लोग जानते हैं इनको। मैकडूगल, जिन्होंने खारिज किया था चेतना के मनोविज्ञान को। मैकडूगल के अलावा जेम्स ड्रेवर, इसके अलावा पिल्बश्री, प्रोफेसर माथुर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर माथुर, प्रोफेसर जलोटा, प्रोफेसर भाटिया, आदि की परिभाषाएं भी मनोविज्ञान के अर्थ स्वरूप तथा कार्य क्षेत्र की व्याख्या करने वाली परिभाषाएं हैं। और ये भी पक्षधर हैं, ये भी सारे पक्षधर हैं व्यवहार के मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान के क्रमिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वुडवर्थ के शब्दों को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इसको हम लोगों ने, इस परिभाषा को, वुडवर्थ को हम लोग देखा है शुरुआत में। अगर हम लोग देखें कि किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि किस कालखंड में क्या क्या हुआ, हम लोगों ने किसको कब स्वीकार किया, तो इसमें 15वीं शताब्दी में आत्मा के मनोविज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को हमने मनोविज्ञान माना। 16वीं में इसको खारिज किया गया और 16वीं 17वीं में हम लोगों ने आत्मा को 15वीं शताब्दी में
मस्तिष्क के मनोविज्ञान माना 16वीं 17वीं में। हम लोगों ने चेतना को माना 18वीं 19वीं में। पंद्रहवीं 16वीं में। फिर हम लोगों ने व्यवहार को माना या अनुभव को माना 20वीं में। इन चीजों को हमने इन शताब्दियों में देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्षेत्र देखते हैं।